नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर घोस्ट पर। तो जो कहानी आज हम आपको सुनाएंगे उसका नाम भूतिया बस है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आप चिप्स पॉपकॉर्न निकाल लीजिए, चलते हैं हमारी कहानी की ओर। अमित और नेहा रात के वक्त दूसरे शहर की ओर जा रहे थे। कई साल के प्रेम संबंध के बाद उन्होंने कुछ महीनों पहले ही शादी कर ली थी। दोनों एक ही ऑफिस में साथ काम करते थे, वहीं से उनका प्रेम संबंध शुरू हुआ था। ओ अमित, तुम कितने पागल हो। तुम्हें पता था हमें जरूरी प्रोजेक्ट के बारे में क्लाइंट के ऑफिस जाना था। अगली सुबह ठीक 10 बजे हमें वहां जाना है और तुम्हारी वजह से हमारी ट्रेन छूट गई। अब कार से जाना पड़ रहा है। डार्लिंग, फिक्र मत करो, हम वक्त पे वहां पहुंच जाएंगे। दोस्त की पार्टी में पीने को क्या मिल गई, वक्त पे आना ही भूल गए जनाब। अरे थोड़ी सी ही तो पी थी। अब जा रहे हैं ना, शांत रहो। तुम्हारे पार्टी के चक्कर में ट्रेन छूट गई ना, वरना जल्द पहुंच जाते। अब कार से ज्यादा वक्त लगेगा। डार्लिंग में हूं ना, टाइम पे हम पहुंच जाएंगे। अमित गाना गुनगुनाने लगा। सुहाना सफर और ये मौसम, हंसी हमें डर है हम खो ना जाए कहीं। अमित प्लीज गाना बंद करो, मेरा मूड खराब है। अब मान भी जाओ ना, माफ कर दो। नेहा मुंह घुमा के बाहर देखने लगी। तभी अमित ने गाड़ी रुका दी। नेहा बोली, अब क्या हुआ महाराज? आपको जी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करने जाना है। आपकी इजाजत हो तो जरा हल्का हो। आऊं? नेहा बोली, हां जनाब, जाइए। अमित ने सामने देखा। उसको एक और रास्ता वहां दिखाई दिया जो जंगल की तरफ से जाता था। वहां एक बोर्ड भी था। वो उसके पास गया। बोर्ड पे काफी धूल थी। उसने धूल हटाई और देखा। फिर वो जल्द गाड़ी के पास आया और नेहा को बोला, मैडम जी, जल्द पहुंचने का रास्ता मिल गया। नेहा बोली, कौन सा रास्ता? अरे वो सामने देखो, रास्ता है। वैसे मुझे जरा बताओ नेहा, अभी शहर कितने किलोमीटर दूर है? नेहा बोली, अभी हाईवे के बोर्ड पे देखा था, करीब 200 किलोमीटर। और मैंने जो रास्ता अब देखा है उस पे सिर्फ 110 किलोमीटर लिखा है। मतलब उस रास्ते से जल्द पहुंच जाएंगे और थोड़ा आराम करके निकल सकेंगे। हां, पर हाईवे से ही चलते हैं ना अमित, वो रास्ता घने जंगल से जाता है। अरे तो क्या हुआ, तुम्हें डर लगता है क्या? डर की बात नहीं है अमित, पर अगर कुछ हुआ या कार खराब हुई तो क्या करेंगे? ओ नेहा, तुम भी ना बचकानी बातें करती हो। अब चलो चलते हैं वहां से। नेहा बोली, ठीक है चलो। और दोनों उस घने जंगल के रास्ते मुड़ गए। अमित कब से कार चला रहा था। नेहा ने उसे कहा, देखो ना, कहीं कोई घर या लाइट लगी हुई नहीं दिख रही। अरे डार्लिंग, घना जंगल है, शायद कोई गांव आगे होगा। और तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? पता नहीं, पर कुछ अजीब लग रहा है इस रास्ते पे। अमित हंसकर बोला, हां, हमें आगे अब भूत और चुड़ैल मिलेंगे। नेहा गुस्सा हुई। नेहा, हाँ, तुम ना वो प्रतिलिपि पर भूषण पाटिल की हॉरर कहानियां पढ़ पढ़ के ऐसे भूतिया हो गए हो। मुझसे ना शादी करके किसी चुड़ैल से ही कर लेते। अमित शिहा, खोजा तो था पर तुमसे बड़ी वाली कोई नहीं मिली। नेहा, अमित, तुमको ना गाड़ी से फेंक दूंगी। तभी अचानक गाड़ी से जोर की आवाज आई और गाड़ी रुक गई। क्या हुआ अमित? पता नहीं, शायद कार में कुछ गड़बड़ है। रुको मैं देखता हूं। अमित कार के बाहर निकलकर देखने लगा। अरे शीट कार के 2 टायर फट चुके हैं। नेहा बोली, तो स्टेपनी होंगी ना? अमित ने मुंह टेढ़ा कर बोला, नहीं है, और होती भी तो एक ही काम आती, दूसरी कहां से लाते? अमित, तुम ना गड़बड़ की दुकान हो, क्यों आई मैं तुम्हारे साथ? अब क्या करेंगे इस घने जंगल में? गुस्सा मत हो, तुम कुछ करते हैं। नेहा भी कार से बाहर आ गई। अमित बोला, यार, इस रास्ते पे तो कोई और गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही, ना ही कोई इंसान। हाँ, और आओ, जिद की थी ना इस रास्ते से आने की। अब भुगतो। नेहा गुस्से में बोली। अब कैसे शहर पहुंचेंगे? तभी सामने से आई हुई तेज रोशनी ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो एक बस थी। अमित बोला, अरे वाह, निकल पड़ी। वो बस धीरे धीरे उनके पास आई। बस में ज्यादा रोशनी नहीं थी और ड्राइवर भी हल्की रोशनी में बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में था पर बाकी शरीर दिखाई दे रहा था। अमित ने उसे पूछा, ये बस कहां जा रही है? उसने कहा, पास के बस स्टैंड जा रही है। अमित ने नेहा की ओर देखा और बोला, देखो, अब हम इसमें चलते हैं। वहां कोई मैकेनिक को ढूंढ, उसको कार के बारे में बता के थोड़े ज्यादा पैसा देके वहीं से दूसरी बस पकड़ के शहर चले जाएंगे और वापस आते वक्त कार ले जाएंगे। नेहा ने बस देखी। वो बोली, कितनी अजीब बस है, पुरानी सी।
अमित बोला, क्या तुम भी? मदद तो मिली ना, अब चलो बैठ जाओ, हमें जल्द पहुंचना है। अगर प्रोजेक्ट मिल गया तो दोनों का भविष्य और अच्छा होगा। कुछ मत सोचो, चलो। अब नेहा बोली, ठीक है चलो। दोनों बस में बैठ गए। पिछली सीट पर और बस चलने लगी। नेहा ने बस में नजर घुमाई। देखो ना, कितनी अजीब बात है, बस में सारी महिलाएं हैं और सारी घूंघट डाले कैसे सो रही है। अमित बोला, हमें क्या, इससे चुपचाप बैठी रहो। बस में सिर्फ हल्की रोशनी थी कि अचानक सारी लाइट जलने बुझने लगी और सारी महिलाएं जोर से चिल्लाती हुई रोने लगी। अमित और नेहा ये नजारा देख डर गए। अमित, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, नेहा कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सारी महिलाएं उठ खड़ी हुई और पीछे नेहा और अमित की ओर घूमी। दोनों काफी डर गए। फिर धीरे धीरे सबका घूंघट ऊपर उठने लगा। सामने का भयानक नजारा देख दोनों और ज्यादा डर गए। उन्होंने देखा सारी महिलाओं का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और उनकी आंखों से रक्त बह रहा था। वो जोर जोर से रोती हुई उनके पास आ रही थी। अमित बोला, ड्राइवर जल्द गाड़ी रोको। तभी ड्राइवर की भयानक आवाज आई, अब ये बस नहीं रुकेगी। जैसे ही वो महिलाएं पास आई, अमित ने उठ के उनको रोकना चाहा, पर एक महिला ने उसको पकड़ के बस के बाहर फेंक दिया और अमित जोर से एक पेड़ से जाके टकराया और फिर बेहोश हो गया। वो भूतिया बस नेहा को अपने साथ ले गई थी। अगली सुबह एक राहगीर ने अमित को देखा और तुरंत अस्पताल ले गया। कुछ घंटों के बाद अमित को होश आया। वो चिल्लाने लगा, नेहा, नेहा, कहाँ हो? सामने उसने देखा एक आदमी और कुछ पुलिस वाले वहां खड़े थे। एक पुलिस वाले ने उससे पूछा, आपको चोट कैसे लगी और आप बेहोश क्यों हुए थे? अमित ने सारी बात उन्हें बताई, पर पुलिस वालों को उस पर शक हुआ कि ये झूठ बोल रहा है और बकवास बातें कर रहा के। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई कि अमित ने थोड़ी शराब भी पी रखी थी, जो उसने दोस्त की पार्टी में पी थी। पुलिस वालों को लगा शायद इसने ही उसकी पत्नी को कुछ किया होगा और यहां झूठ बोल रहा है। पुलिस ने शक के आधार पर अमित को जेल में डाल दिया। पूछताछ के लिए अमित जेल में था। काफी पूछताछ के बाद भी वो एक ही रट लगाए बैठा था कि नेहा को वो भूतिया बस ले गई है, पर पुलिस वाले उसकी बात को झूठ समझ के यकीन नहीं करते थे। नेहा के परिवार वालों ने भी यही समझा था कि अमित ने ही कुछ किया होगा। बेचारा अमित सच कह के भी फंसा हुआ था। उसको खुद की नहीं, नेहा की ही फिक्र थी। वो रात दिन रोया करता। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बस क्या थी और सिर्फ उसे फेंक नेहा को क्यों ले गई। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। कोर्ट ने भी उसको दोषी मान के जब तक नेहा मिल नहीं जाती और सच्चाई पता नहीं लगती, उसको बड़े जेल भेज दिया गया। उसको दिन रात सिर्फ नेहा की फिक्र होती थी। वो कहां होगी, कैसी होगी, वो यहां से कैसे निकले, उसको कैसे बचाए। बस ऐसे ही एक एक दिन काट रहा था। उसे किसी चीज का ध्यान न था। वो नेहा को याद करते ही खोया रहता था। कुछ दिन हुए थे उसको बड़े जेल आके, पर एक बुढ़ा कैदी उसको रोज घूरता रहता, सिर्फ उसको ही देखता रहता। अमित भी उसको रोज देखता। एक बार उसने उसके साथी कैदी, जो नया कैदी बन वहां आया था, उसका नाम रतन था, जो उसका अच्छा दोस्त था जेल में। सिर्फ वही था जो अमित को गलत नहीं समझता था, क्योंकि रतन के दादाजी बड़े तांत्रिक हुआ करते थे, तो उसको भी ऐसे भूतिया बातों पे विश्वास था। वैसे वो बड़ी चोरी के मामले में अंदर आया था। उसने रतन से पूछा, यार वो बुढ़ा आदमी रोज मुझे घूरता रहता है, तुम्हें पता है क्या वो कौन है? रतन बोला, मुझे पता तो नहीं ज्यादा, पर सभी उसे पागल बुढ़ा करके बुलाते हैं। ऐसे ही देखता होगा, तुम ज्यादा ध्यान मत दो। मैं तो यहां से निकलने की योजना सोच रहा हूं, अगर निकल पाए तो साथ में आओगे ना? अमित ने कहा, हां जल्द सोचो, मुझे नेहा का पता लगाना है। फिक्र मत करो दोस्त, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। एक बार यहां से निकल तो जाए। एक दिन अमित ऐसे ही जेल से बाहर, जो कैदियों को थोड़ा घूमने के लिए वक्त दिया जाता है, जेल के थोड़े बड़े खुले हुए हिस्से में वहां अकेला बैठ नेहा के बारे में सोच रहा था। बाकी कैदी अपनी बातों में व्यस्त थे। तभी उसको पीछे से आवाज आई, तुमने भी वो बस देखी है ना? अमित ने पीछे मुड़ के देखा, वहीं बुढ़ा आदमी वहां खड़ा था। अमित बोला, आपको कैसे पता? तभी सारे कैदी हंसने लगे। अरे देखो भाई, दोनों पागल एक साथ, हा 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 हा। तभी रतन ने वहां आके एक दहाड़ सी मारी। वैसे वो बड़ा ही बलवान दिखता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी
उससे बहस करने की। रतन बोला, अगर किसी ने यहां मेरे दोस्त को कुछ कहा तो हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। फिर तीनों, रतन, अमित और वो बुढ़ा आदमी, एक जगह बैठ गए। अमित बोला, आप कैसे जानते हैं कि मैंने कोई बस देखी? उसने कहा, मैंने भी देखी है, बल्कि मैंने तो अपनी प्यारी बच्ची और पत्नी को खोया है उस बस में। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बात करने की, क्योंकि सारे कैदी मुझे बड़ा परेशान करते हैं। पर तुम्हारी हालत देख मुझसे आज रहा ना गया। मुझे भी अपनी बेटी और पत्नी को मारने के इल्जाम में ही जेल में डाला गया है। जब तक वो मिलेंगे नहीं, तब तक मैं यही रहूंगा। 5 साल हो गए मुझे यहां, पता नहीं मैं उस दिन वहां से गया ही क्यों? अमित ने पूछा, आपके साथ क्या हुआ था बाबा? मेरा नाम मोहन हे में पहले स्कूल का प्रिंसिपल हुआ करता था। रिटायर होने के बाद मैंने अपना एक एनजीओ खोला, जो शहर के पास वाले गांवों में जाके गरीब बच्चों को स्कूल की सामग्री की मदद किया करता था। इसमें मेरे साथ मेरी बेटी रोहिणी और पत्नी शांता भी मदद किया करते थे। एक बार हमें कोरपुर गांव में जाना था। गांव काफी पिछड़ा था और वहां कई गरीब बच्चे थे। वो गांव उसी रास्ते पे करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित था। उस रास्ते पे सिर्फ वहीं एक गांव आता है। जब हम गांव पहुंचे तो गांव की स्कूल की हालत बड़ी खराब थी। मेरी बेटी ने कहा, पापा, क्यों ना कुछ दिन यहां रहकर इनकी और मदद की जाए और स्कूल को अच्छा बनाया जाए। मुझे उसका विचार पसंद आया, तो हमने वहीं सरपंच जी की मदद से एक घर किराए पे ले लिया। पर सरपंच जी ने हमें कहा था कि साहब, कुछ भी हो जाए, रात में यहां से कहीं ना जाए। यहां एक भूतिया बस घूमती है जो लोगों को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाती है, तो रात में यहां से मत निकलना। मैं अपने मन में ही हंस दिया। मुझे लगा ये लोग थोड़े पुराने जमाने के विचार रखते हैं। मैंने ठीक है कहकर बात पूरी कर ली। रात का समय था। अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मेरे छोटे भाई का फोन था। उसने कहा कि उसकी पत्नी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्द यहां आ जाए। हम तीनों रात में ही अपनी कार लिए शहर की ओर चल दिए। आगे रास्ते पे जाके मेरी कार खराब हो गई। तभी हमें वो बस पीछे से आती हुई दिखी। हमने उसे रोका। ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में नहीं दिखा, पर मैंने पूछा, ये बस कहां जा रही है? उसने कहा, पास के शहर जा रही है। हमारे लिए यह खुशी की बात थी कि हमें कम से कम बस तो मिली। इतनी रात को हम बस में चढ़ गए। वहां सिर्फ महिलाएं थी, घूंघट डाले हुए। सारी सो रही थी। हम भी जाके बैठ गए। बस थोड़ी आगे ही गई थी कि अचानक से जैसे बस के अंदर तूफान आ गया हो, वैसे ही सारी लाइट जलने बूझने लगी। सारी महिलाएं जोर जोर से रोने लगी। हम तीनों बुरी तरह डर गए। सारी महिलाओं के घूंघट उठते ही उनके भयानक चेहरे, जो आज तक मैं भूल नहीं सकता, वो आगे मेरी बेटी और पत्नी को खींचने लगी। मैंने उनको रोकना चाहा, पर उन्होंने मुझे उठाकर बस के बाहर फेंक दिया। मैंने पुलिस को सारी सच्चाई बताई, पर उन्होंने मेरी बातें नहीं मानी और मुझ पे ही पहला शक करके मुझे अंदर डाल दिया। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में गया था उन गांव वालों को भी ये बात पता है, पर कोर्ट ने ये कहा कि ये सब बकवास बातें होती है। जब तक उनका पता नहीं लगता तुम जेल में ही रहोगे। अब तक मैं जेल में ही हूं। मुझे जमानत भी नहीं मिली कि बाहर निकल के उनको ढूंढ सकूं। अमित ने पूछा, वो बस सिर्फ महिलाओं को क्यों ले जाती है? बेटा, एक बार जेल में मुझसे एक आदमी मिलने आया था। उसने मुझे बताया था कि उसका नाम डॉक्टर विश्वजीत है। उसको उस भूतिया बस के बारे में सब कुछ पता है। उसने सिर्फ इतना बताया कि वो भूतिया बस महिलाओं को ही अपने साथ ले जाती है। कोई पुरुष अंदर गया तो उसको बाहर फेंक देती है। रतन ने पूछा, उसको ये सब कैसे पता? पता नहीं, उसने कहा कि अगर आपको जमानत मिलेगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। उसने मुझे ये कार्ड दिया था जिसमें उसका पता लिखा हुआ है। पर कमबख्त तब तक मुझे जमानत नहीं मिली। मैंने एक बार भागने की कोशिश की थी, पर नाकाम रहा था। अगर तुम किसी तरह निकल पाओ तो सबसे पहले इसको जाके मिलना। बाबा ने कार्ड अमित के हाथ थमाते हुए वहां से अपनी कोठरी की ओर चले गए। रतन ने अमित की ओर देख के बोला, आपकी नेहा जी को खोजने चले क्या? अमित बोला, कैसे? यहां से निकलने की तरकीब है? हां, पर इसके लिए तुम्हें थोड़ी चोट लगेगी। चलेगा ना तुमको? नेहा को खोजने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तो ठीक। रतन ने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पे मारा। अमित का नाक
बुरी तरह से टूट गया और उसका खून बहने लगा। फिर रतन ने बुरी तरह खुद का सर दीवारों पे दे मारा, उसका भी सर फट गया और खून बहने लगा। फिर उसने अमित को पकड़ के बोला, लड़ते रहो मुझसे, फिर पुलिस हमें अस्पताल ले जाएगी, वहीं से हम भागेंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। उन दोनों की लहूलुहान लड़ाई देख पुलिस आ गई और दोनों को सरकारी अस्पताल ले गई। योजना के मुताबिक रतन ने जेल के बाहर वाले अपने कुछ साथी को भी अपनी योजना बताई थी, वो भी उसकी मदद के लिए आए थे और चुपके से पुलिस की आंखों में धूल झोंक के वो अस्पताल के पीछे से रस्सी के जरिए रतन के साथियों ने अमित और रतन को बाहर निकाल लिया। योजना सफल हुई थी। फिर रतन और अमित सीधा डॉ विश्वजीत के घर गए। उनका घर शहर से दूर था, जहां ज्यादा लोग रहते ना हो वहां उनका घर था। दोनों ने घर देखा और दरवाजा खटखटाने गए, पर दरवाजा पहले ही खुला हुआ था। वो दोनों अंदर गए। उन्होंने देखा घर के आखिरी कोने में कोई अंधेरे में बैठा हुआ सिगरेट फूंक रहा था। अमित ने पूछा, डॉक्टर विश्वजीत? अमित ने आवाज लगाई। घर के कोने में अंधेरे में सिगरेट फूंक रहा आदमी अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, फिर आगे धीरे धीरे अमित और रतन के पास आया। चेहरे पे चश्मा लगाए, पतली मुझे, रंग सांवला। उसने रतन और अमित पे एक बाज नजर डाली और बोला, हाँ मैं हूं डॉ विश्वजीत। आपको मेरा नाम और घर कैसे पता लगा? आप यहां क्यों आए हैं? देखिए, भूत प्रेत भगाने के काम अब मैं नहीं करता। मुझे किसी इंसान से बातें नहीं करनी, कृपया यहां से चले जाए। अमित बोला, डॉ हमें बड़ा महत्वपूर्ण काम है आपसे। हम जेल से फरार होके आपके पास आए हैं। क्या? जेल से फरार होके मतलब क्या है तुम्हारा? अमित बोला, भूतिया बस। हमें मोहन जी ने आपका पता दिया है। मेरी नेहा उस बस में है, इसीलिए जेल से भाग आपके पास आए। अमित ने सारा किस्सा उसको बताया। रतन बोला, जी हां, हम सच बोल रहे हैं। डॉ विश्वजीत ने उनकी ओर देखा, फिर बोले, आओ बैठ जाओ और फिक्र मत करो, इस जगह ज्यादा कोई नहीं आता, पुलिस को पता नहीं चलेगा। मेरे साथ आओ। डॉ विश्वजीत उन्हें एक कमरे में ले गए। कमरे में कई तरह के फोटोज लगे हुए थे। अमित ने पूछा, जी ये फोटोज? डॉ विश्वजीत बोले, ये वो सारी जगहों के फोटोज है जहां मैंने लोगों को भूत, चुड़ैल और प्रेतों से छुटकारा दिलाया है। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ साथ में भूत प्रेत भगाने के कार्य भी किया करता हूं। मैंने अपने पिताजी से यह कार्य करना सीखा था। हम साथ में ही वो कार्य किया करते थे, पर उस भूतिया बस ने मेरे पिताजी को भी उसी में कैद कर लिया। अमित बोला, पर वो तो सिर्फ महिलाओं को ले जाती है। हां, तुमने सही कहा, पर उस बस में पिताजी एक महिला का रूप धारण कर घुसे थे और अब तक वहां फंसे हुए हैं। मैंने बड़ी कोशिश की उन्हें बचाने की, पर अब तक नहीं बचा पाया। रतन ने पूछा, हुआ क्या था? दरअसल मेरे पिता ने मुझे नहीं बताया था कि वो किसी भूतिया बस के अंदर जाने वाले हैं। अमित बोला, तो आपको पता कैसे चला? मुझे एक बार स्वप्न में पिताजी ने संपर्क किया था। वहां उन्होंने मुझे सारी कहानी बताई थी। फिर उसके बाद मैंने मेरी शक्तियों से उनसे संपर्क करने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। उनके आखिरी शब्द थे, बेटा मैं ऐसी जगह फंसा हुआ हूं जहां से कभी नहीं निकल सकता, और तुम भी मुझे खोजने की कोशिश मत करना, वरना वहीं बस में कैद हो जाओगे। हां, पर एक और बात। फिर मेरा पिताजी से संपर्क टूट गया। मैंने फिर भी कोशिश की, पर नाकाम रहा। मैंने मोहन से संपर्क किया, पर वो जेल से छूटा ही नहीं। अब तुम आ गए हो, मैं तुम्हारा संपर्क अपनी शक्तियों से नेहा से करवाऊंगा और मेरे प्रश्नों का उत्तर लूंगा, ताकि मैं पिताजी को आजाद कर सकूं। अमित ने पूछा, आपको मेरी ही जरूरत क्यों थी? आप खुद भी तो कर सकते थे। नहीं कर सकता। नेहा का मानसिक और शारीरिक संबंध तुमसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए तुम्हारी जरूरत होगी। पर इसके पहले तुम्हें उस भूतिया बस की कहानी जानना जरूरी है। सुनो। करीब 25 साल पहले की बात है। अभी तो वहां सिर्फ कोरपुर गांव है, पर पहले वहां एक गांव और था, लुथल गांव। उस गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वो किराने की दुकान चलाता था। उसकी अब तक 2 शादियां हुई थी, पर उसकी दोनों पत्नियां उसको छोड़ चली गई थी। उसकी हरकतें ही ऐसी थी, हवस का भूखा और गांव की सारी औरतों को ताड़ने वाला। जब से उसकी दूसरी पत्नी छोड़ के गई थी, तब से वो ज्यादा ठरकी हो गया था। वो इसी फिराक में था कि कब उसकी हवस की प्यास बुझे। महिलाएं भी उसकी हरकतें जानती थी।
पर करती क्या, सिर्फ उसी की एक दुकान वहां थी तो मजबूरन उन्हें वहां चीजें लाने जाना पड़ता था। कभी वो अपनी हवस भरी नजरों से घूरता, कभी बचकानी बातें करता। एक दिन हुआ ऐसा कि गांव में जमींदार के घर नई बहू आई थी। वैसे गांव में बहुओं को बाहर भी जाने नहीं देते, पर उसकी सास उसके भाई के घर दूसरे गांव गई थी। घर में कुछ चीजों की कमी थी, तो उसने अपने ससुर से पूछा कि मैं ये सामान लेने बाहर जाऊं। तो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है बेटा जाओ। वो जैसे ही हरिया के किराने पहुंची, हरिया उसको देखता ही रह गया। इतनी सुंदर महिला उसने आज तक नहीं देखी थी। वो उसकी हवस भरी आंखों से देख देख उसको सामान दे रहा था। फिर अचानक से उसने उसके हाथों को छू लिया। वो चिल्लाई, ये आप क्या कर रहे हैं? हरिया बोला, आप जैसी सुंदर महिला मिले तो मजा ही आ जाए। हरिया उसकी हवस की आग में ये सब बोल गया। वो महिला वहां से चिल्लाती हुई घर गई और जमींदार को सब बता दिया। जमींदार और उसके लड़कों ने हरिया को बुरी तरह मारा और गांव से बाहर फेंक दिया और कहा, यहां दिखाई दिया तो मार देंगे। हरिया वहां से चला गया। करीब 1 साल गुजर गया। एक दिन गांव की महिलाओं को मिलके माता महाकाली के दर्शन के लिए जाना था। इसीलिए गांव वालों ने एक बस का इंतजाम किया था। बस आ गई थी, सारी महिलाएं उसमें बैठ गईं। बस रवाना हुई। आधी रात का समय था, सारी महिलाएं सो रही थीं। बस के ड्राइवर ने बस रुकाई। एक आदमी धीरे से बस के ड्राइवर के दरवाजे से अंदर आया। उसने ड्राइवर को ढेर सारा पैसा दिया और ड्राइवर नीचे उतर गया और खुद बस चलाने लगा। थोड़ी देर बाद एक महिला जिसका नाम देवांती था, उठ के ड्राइवर के पास गई ये पूछने की अभी और कितना वक्त लगेगा। वो जैसे ही ड्राइवर के पास गई वैसे ही बड़ी बुरी तरह चौंक गई। उसके मुंह से निकला, हरिया। वो चिल्ला बैठी। सारी महिलाएं ये चीख सुन जाग गई। हरिया चिल्लाया, चुड़ैल तूने सबको जगा दिया। मैंने कितनी मेहनत से ये योजना बनाई थी। हरिया और जोर से बस चलाने लगा और बोला, मुझे अपमानित किया था ना, अब तुम सब महिलाओं को विदेश भेज में अपना बदला लूंगा। उसने केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सारी महिलाएं चिल्लाने लगी, ऐसा मत करो, बस रोको। पर वो शैतान कहां मानने वाला था। तभी देवांती बोली, ए शैतान, हवसी आदमी, तेरा कभी भला नहीं होगा, बस रोक दे। उसने पीछे मुड़ के देखा और बोला, अपनी हवस की आग तूझ पे बुझा के ही तुझे बेचूंगा, हा 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 हा। तभी सामने आता मोड़ उसे दिखाई नहीं दिया। बस की ज्यादा रफ्तार के कारण वो उसे मोड़ ना सका और पूरी बस खाई में गिर पड़ी और गिरते ही उसमें आग लग गई। पूरी बस जल के राख हो गई। सारे मर गए, पर अब तक उन सबकी आत्मा उसमें भटक रही है और हरिया का उस बस पे कब्जा है, इसीलिए वो अब तक अपना शिकार कर रहा है। यही बोलते हुए डॉ विश्वजीत ने बात पूरी की। मेरे पिताजी मुझे और कुछ बताने वाले थे, पर मेरा संपर्क टूट गया। रतन बोला, फिर तो उसे खत्म करना जरूरी है। अमित ने कहा, इसीलिए उस दुष्ट की आत्मा ऐसी शैतान बन गई होगी। वो महिलाओं को भी उसी की वजह से अब तक मुक्ति नहीं मिली होगी। अब तो किसी भी तरह नेहा की छुड़ा के रहूंगा और उन सब महिलाओं को मुक्ति दिलाऊंगा। बोलिए डॉ विश्वजीत, हमें करना क्या होगा? डॉ विश्वजीत बोले, हां सही कहा, पर उसे मारने के लिए बस के अंदर का पूरा हाल हमें जानना होगा। इसीलिए हम अब नेहा से संपर्क करेंगे। अमित, क्या तुम तैयार हो? अमित ने कहा, हां, आधी रात हो गई थी। डॉ विश्वजीत ने अमित को एक चक्र में बिठाया था। चारों ओर मोमबत्तियां जलाई हुई थी। डॉ विश्वजीत ने कहा, देखो अमित, मैं तुम्हें सम्मोहित करूंगा। तुम्हें धीरे धीरे नेहा को याद करना है और सुनो, सिर्फ उसकी आवाज तुम्हें सुनाई देगी, वो भी थोड़ी देर के लिए। मैंने तुम्हें जो प्रश्न बताए हे वो सब पूछ लेना। अमित बोला, ठीक है। फिर डॉ विश्वजीत ने उसे सम्मोहित किया। फिर कुछ मंत्र बड़बड़ाए। अमित को आवाज आई, मुझे बचा लो अमित में नेहा। नेहा, तुम ठीक तो हो ना? अमित, पता नहीं ये कौन सी जगह है, यहां हजारों महिलाएं कैद पड़ी है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। मुझे यहां से निकालो अमित, यहां मेरा दम घुट रहा है। नेहा, तुम शांत रहो, मुझे ये बताओ वहां क्या क्या है? अमित, ये सिर्फ बस नहीं है, उन्होंने मुझे पकड़ा। फिर वो शैतान आदमी मेरे पास आया और उसने एक हाथ उठाया और सामने एक दरवाजा खुला। कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा रास्ता जहां हजारों महिलाएं कैद है। उसने मुझसे कहा, आ जाओ मेरी अंधेरी दुनिया में, हा 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 हा। फिर कहा,
पूरी दुनिया की सारी महिलाओं को यहाँ कैद कर लूंगा और अपनी एक शैतानी दुनिया बनाऊंगा जहां सिर्फ मैं और महिलाएं होंगी। हा 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 हा। फिर उसने मुझे भी यहाँ कैद कर लिया। हर रोज कोई ना कोई उसका शिकार बनता है। मुझे बचा लो अमित। अमित बोला, नेहा जरा ऐसी कोई बात याद करो जिससे हमें कुछ मदद मिले तुम्हें छुड़ाने की। अमित, वो रोज यहां आके सिर्फ एक बात कहता है, चंदेश्वर से मुझे शक्तियां प्राप्त है, कोई यहां से नहीं निकल सकता है। हा 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 हा। अपनी दुनिया बना के सबको यही कैद रखूंगा, फिर सबकी बोटी बोटी नोचूंगा। हा 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 हा। अमित, वो बड़ा ही खतरनाक, मुझे बचा लो। फिर नेहा की आवाज आनी बंद हो गई और अमित की आंखें आंसुओं से भर आई। उसने सारी बात दोनों को बताई। डॉ विश्वजीत ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर जल्द वो अगले कमरे में गए जहां कई किताबें रखी थीं। उसमें से उन्होंने एक किताब निकाली और पढ़ने लगे। रतन ने अमित को संभाला और बोला, सब कुछ ठीक होगा, अमित चिंता मत करो। तभी डॉ विश्वजीत बाहर आए और बोले, जल्द चलो, हमें रोहिणी पर्वतमाला के लिए निकलना है। रतन ने पूछा, वहां क्या है? डॉ विश्वजीत बोले, हमारे प्रश्नों का उत्तर। अमित ने पूछा, मतलब? पता नहीं नेहा ने क्या कहा था। चंदेश्वर, ये एक कस्बा है साधुओं का जो भगवान शंकर की उपासना करते हैं। ये कस्बा इंसानों से दूर रोहिणी पहाड़ी पे रहता है, भगवान शंकर की आस्था में लीन। कहते ही कि कई देवीय गुरु भी वहां रहते हैं। उनका हरिया से क्या संबंध है, यही पता लगाने हमें वहां जाना है। तीनों रोहिणी पर्वतमाला के लिए निकले। अगली सुबह वो रोहिणी पर्वतमाला पहुंच गए थे। वहां कोई इंसान नहीं रहता था, तो अपने साथ ही वो खाने का सामान लाए थे। उन्होंने पहाड़ी चढ़ना शुरू किया। बड़े बड़े पेड़ों से घिरा, बहते हुए कई हसीन झरने। वो थोड़ी देर रुके, फिर अपने साथ लाया खाना खाने लगे। तभी तीनों पे पीछे से किसी ने वार किया और तीनों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद तीनों को धीरे धीरे होश आने लगा। वो किसी दूसरी ही जगह में थे। वो इतनी खूबसूरत जगह थी कि मानो स्वर्ग हो। ऐसी जगह उन्हें पहाड़ी पर तो नहीं दिखी। तीनों ने देखा, आसपास कई साधु हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थे और सामने बड़े एक देवीय गुरु अपने आसन से थोड़े ऊपर हवा में उठे हुए थे। तीनों बड़ी तरह चौंक गए। तभी उस देवीय गुरु ने अपनी आंखें खोली। तुम लोगों के यहां आने का कारण मैं जान गया हूं। अगर तुम ऐसे ही आए होते तो तुम्हें दोबारा पहाड़ी के नीचे भेजा जाता, पर तुम लोगों की दुविधा में समझ गया हूं। डॉ विश्वजीत ने पूछा, गुरुजी, हम कहां हैं, ये कौन सी जगह है? गुरुजी ने कहा, बेटा, हम आम इंसानों को इस बारे में नहीं बता सकते। अमित ने कहा, गुरुजी, आप तो देवीय लगते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा, इस संसार में कोई देवीय नहीं है, हम सब तो भगवान शिव के दास हैं। ये पूरा जीवन उन्हीं का दिया हुआ है। रतन ने पूछा, क्या ये जगह पहाड़ी पर ही है? गुरुजी ने कहा, बेटा, यहां आम इंसानों का आना मना है, फिर भी तुम लोग पहाड़ी पे आए। मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरे दासों ने तुम्हें पीछे से मार बेहोश करके लाए, इसीलिए ताकि कोई इंसान यहां का रास्ता ना खोज ले। हमें यहां भगवान शिव की आराधना के सिवा किसी बातों में रस नहीं है, इसीलिए हम इस शांत वातावरण में ही रहना पसंद करते हैं। मैं जानता हूं आप लोग किस वजह से आए हैं, अमित ने कहा। हां गुरुजी, हमें मार्ग बताए कैसे हम हरिया और उसकी शैतानी बस को खत्म करें। डॉ विश्वजीत ने कहा, गुरुजी, वो हरिया ने चंदेश्वर का नाम लिया था, इसी खोज में हम यहां आए हैं। हां बच्चों, मुझे याद है, वो हमारी पहाड़ी पे भटक रहा था। उसका पांव फिसला और पत्थर की टक्कर से वो बेहोश हो गया, इसीलिए हम उसे यहां ले आए थे। मुझे उसकी हरकतों का आभास हुआ था, पर उसने अपने कर्मों को सुधारने की इच्छा जताई थी और कहा था कि अब हमारे साथ रह के ही भगवान शिव की उपासना में लीन रहेगा। बेटा, जो यहां रहता है उसके पास कुछ खास शक्तियां आ जाती है, पर यहां का नियम है, एक बार इस कस्बे में आ गए फिर वापस संसार में नहीं जा सकते। पर वो पाखंडी यहां से भाग गया। अब मरने के बाद भी उसकी शैतानी हरकतें शुरू ही है। गुरुजी ने अमित की ओर देखा। तुम्हारी मन चेतना से मैं महसूस कर सकता हूं, तुमने अपनी पत्नी से बात की थी। वहां कई मासूम महिलाएं कैद है और कुछ महिलाओं को कैद कर वो अपनी एक शैतानी दुनिया बनाएगा। फिर वो सारी महिलाओं को मार अपनी शैतानी दुनिया में ले जाएगा। बच्चों, अब तुम्हें ही उस शैतान को मारना होगा और मासूम महिलाओं को छुड़ाना होगा। अमित ने कहा, हां गुरुजी, इसीलिए हमारी सहायता करे ताकि हम उस शैतान को मिटा सके। सुनो बच्चों, तुम्हें बस के अंदर जाने के लिए
महिला का वेश धारण करना होगा, जिसे डॉ विश्वजीत के पिता ने किया था। और जो बस चलाता है वो असली शैतान हरिया नहीं है। उसने अपना एक रूप बना के ड्राइवर की जगह रखा हुआ है। वो हरिया जितना शक्तिशाली नहीं है। हरिया वहीं कहीं शैतानी दुनिया में छिपा हुआ है। बस में बैठी महिलाएं जो मर चुकी है, वो हरिया की शैतानी शक्तियों का शिकार है। इन्हें रोकने के लिए तुम्हें हम कुछ पेड़ों की जादुई पत्तियां देते हैं। उन पत्तियों को नमक के पानी में भिगो देना है और वही पानी उन आत्माओं पर डालना है। वो सारे दूर हो जाएंगे। फिर बस की दाईं तरफ एक मुड़ी हुई सीट होगी, उसे सीधा कर देना है। फिर वो शैतानी दरवाजा खुल जाएगा और बस रुक जाएगी। सबसे पहले तुम्हें हरिया को ढूंढ के मारना होगा। उसके मरने के बाद सारी महिलाएं अपने आप मुक्त हो जाएंगी। फिर सारी महिलाओं को तुम्हें निकाल लेना है। हरिया को मारने के लिए एक जादुई त्रिशूल देता हूं तुम्हें। ठीक उसके मस्तिष्क के बीचों बीच मारना है। पर याद रखना, वो बड़ा चालाक है, इसीलिए सावधान रहना। सारी महिलाओं को निकालने के बाद तुम्हें एक गुप्त मंत्र बोलना है और बस के बाहर आ जाना है। बस की सारी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी और बस भी मिट जाएगी। पर याद रखना, हरिया तुम्हें उस शैतानी दुनिया में भटकाने की कोशिश करेगा। अगर तुम फंसे, फिर तुम भी उसी बस में कैद हो जाओगे। गुरुजी ने जादुई पत्तियां और त्रिशूल उनको दी और कहा, हर हर महादेव, भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करे। तीनों ने गुरुजी का आशीर्वाद लिया। गुरुजी के दासों ने उनके आंखों पे पट्टी बांध उन्हें पहाड़ी के नीचे ले आए। शाम हो गई थी। वो तीनों उस भूतिया बस के रास्ते की ओर रवाना हुए। आधी रात हो गई थी। तीनों कार में बैठ उस रास्ते पे आ गए थे। उन्होंने महिला का वेश धारण कर लिया था। कार को रोक वो उस भूतिया बस के आने का इंतजार करने लगे। तभी बड़ी लाइट्स की रोशनी उन पे आके गिरी। वो भूतिया बस आ रही थी। डॉ विश्वजीत ने कहा, सावधान, वो बस आ रही है, योजना के मुताबिक ही काम करना। तीनों ने अपने पास जादुई पत्तों से बना पानी ले लिया। त्रिशूल अमित के पास बैग में था। बस उनके पास आ गई थी। अमित ने पूछा, बस कहां जा रही है? सामने से जवाब आया, पास के बस स्टैंड। और तीनों उस भूतिया बस में जाके बैठ गए। फिर बस चलने लगी। तभी अचानक लाइट्स शुरू बंद होने लगी। फिर वही सारी महिलाएं रोने लगी और अचानक अपनी जगह से उठ उन तीनों के पास आने लगी। उनके भयानक जले हुए चेहरे देख तीनों थोड़ा डर गए। फिर अमित बोला, अपना जादुई पानी निकालो, डालो, उन पे डालो। तीनों ने वो पानी निकाला और उन पे फेंका। जैसे ही वो जादुई पानी उन पे गिरा, वो आत्माएं झलाकर पीछे होते हुए बस के ऊपर जाके चिपक गई। तभी रतन ने देखा, सबसे आगे वाली दूसरी सीट थोड़ी मुड़ी हुई थी। रतन ने कहा, वो देखो, गुरुजी ने जैसा कहा था वैसी ही सीट वहां है। तीनों ने लगातार पानी फेंकते हुए उस सीट के पास पहुंचे। रतन ने वो सीट को सीधा किया। जैसे ही सीट सीधी हुई, वैसे ही एक दरवाजा खुला। सारी आत्माएं फिर आगे आई और उन पे झपटने ही वाली थीं कि तभी वो तीनों उस दरवाजे के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद हो गया। वो तीनों उस शैतानी दुनिया में आ चुके थे। काफी अंधेरा था। वहां तीनों ने अपने बैग में लाई हुई बड़ी टॉर्चेस जलाई। वहां हजारों कमरे बने हुए थे। तीनों ने ठीक से देखा, सारे दरवाजे पर जिंदा काले नाग घूम रहे थे। रतन ने उन्हें हटाने की कोशिश की, पर जैसे ही वो आगे जाता, वो नाग उसको डसने आ जाते। तभी डॉ विश्वजीत बोले, रतन, इन्हीं दरवाजों के पीछे महिलाएं कैद हो सकती है। हमें पहले हरिया को ढूंढ मारना होगा, तभी ये दरवाजे खुल पाएंगे। तीनों आगे बढ़े। अजीब सा भयानक सन्नाटा था उस जगह पर। आगे जाने पर उन्हें दो रास्ते दिखाई दिए। तीनों रुक गए। डॉ विश्वजीत, रतन और अमित, तुम दाएं ओर जाओ, मैं बाएं ओर जाता हूं। अमित ने कहा, नहीं डॉ विश्वजीत, आप और रतन दाएं ओर जाए, मैं अकेला बाएं ओर जाऊंगा। रतन ने कहा, अमित सही कह रहा है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुबह होने से पहले हमें उसको मारना है, वरना हम फंस जाएंगे। मैं आपके साथ चलता हूं। वैसे भी अमित, तुम अपने पास वाला त्रिशूल निकाल लो, और कुछ हुआ तो जोर से चिल्लाना, हम आ जाएंगे। अमित ने कहा, ठीक है दोस्तों, तुम भी संभल के रहना। फिर अमित ने अपना और डॉ विश्वजीत और रतन ने अपना रास्ता चुन उस ओर चलने लगे। डॉ विश्वजीत और रतन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पूरा रास्ता भयानक मकड़ी के जालों से भरा पड़ा था। तभी रतन ने कहा, देखिए, वहां एक कमरा है। वो दोनों उसके पास गए।
रतन ने जोर से उस दरवाजे पे लात मारी। दरवाजा खुल गया। अजीब सा बड़ा सा कमरा था। हर तरफ काले पत्ते बिखरे हुए थे। पूरी दीवारों पे दरारें पड़ी हुई थी। तभी उन्हें किसी के आने का अंदाजा हुआ। दोनों ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। सामने देख दोनों सहम गए। सामने उनसे भी बड़ा 2 मुंह वाला नाग खड़ा था। उसकी आंखें चमचमा रही थीं। गुस्से से उन्हीं दोनों की तरफ देख रहा था। डॉ विश्वजीत ने देखा बाजू में कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थी। उन्होंने रतन से कहा, टॉर्च बंद करो। उन्होंने टॉर्च बंद की और लकड़ियां ले ली और पहनी हुई साड़ी उतार उस पर लपेट दी। डॉ विश्वजीत के बैग में लाइटर था। उन्होंने उसे निकाल साड़ी की मशाल पे आग लगा दी। सामने देखा वो भयानक नाग उनके करीब आ पहुंचा था। दोनों उसको रोकने की कोशिश में लग गए। इस तरफ अमित भी मकड़ी के जालों को हटाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने देखा सामने एक कुआं था। नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। वो धीरे धीरे नीचे उतरा। सामने एक कमरा था। उसने कमरा खोला। सामने उसे कोई दिखाई दिया। जंजीरों में जकड़ा था वो। उसकी हालत खराब थी। अमित आगे बढ़ा। अपना त्रिशूल निकाल जैसे ही जंजीरों पे वार किया वो टूट गई। अपने बैग में रखी पानी की बोतल निकाल उस आदमी को पिलाया। अब उस आदमी की हालत थोड़ी ठीक थी। अमित ने कहा, आप कौन है? उसने बताया वो इस भूतिया बस के बारे में जानने महिला का वेश धारण कर यहां आया था, पर उस शैतान ने मुझे यही कैद कर लिया। अमित ने पूछा, क्या आप डॉ विश्वजीत के पिताजी हैं? उसने उत्सुकतावश कहा, हां, तुम्हें कैसे पता? अमित ने सारी बातें उसे बताई। उसने कहा, चलो, मुझे पता है वो शैतान कहां है। मुझे मेरे बेटे को भी देखना है। वो दोनों वहां से निकल के दूसरे रास्ते की ओर चल दिए। इस तरफ उस काले नाग से भयानक लड़ाई शुरू थी। उसने अपनी पूंछ से दोनों पे वार किया। दोनों के हाथों से मशाल गिर गई। फिर वो 2 मुहा शैतान नाग डॉ विश्वजीत की ओर बढ़ा, उन्हें मारने। उसने अपने बड़े बड़े मुंह को खोला और डॉ विश्वजीत को खाने जा ही रहा था कि पीछे से अमित ने त्रिशूल उसके पीछे दे मारा। फिर रतन उसके एक मुंह को पकड़ के खिंचा और दूसरे मुंह से अलग फाड़ दिया। भयानक नाग मारा गया। डॉ विश्वजीत अपने पिताजी को देख गले लग रोने लगे। तभी भयानक हंसी उस कमरे में गूंज उठी। सबने दरवाजे की ओर देखा। लाल आंखें, फटी हुई चमड़ी, हाथ जैसे पेड़ों की जड़ें हो, उनसे 4 गुना लंबा वो शैतान हरिया था। हा 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 हा, मुझे मारने आए हो। हा 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 हा, ये मेरी दुनिया है। यहां रखी महिलाएं मेरी है और इन्हें किसी को ले जाने नहीं दूंगा। अमित ने भी त्रिशूल हाथ में लिए हुंकार भरी। शैतान मासूम महिलाओं पे अत्याचार करने वाले दरिंदे, आज तुझ जैसे पापी शैतान से हम सब महिलाओं को तुम्हारे जंजाल से बचाएंगे। अमित ने जैसे ही त्रिशूल उसकी तरफ फेंकना चाहा, ये क्या? वहां एक नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा हरिया थे। चारों अचंभित हो गए। सारे के सारे हरिया ने उन पे हमला कर दिया। वो सारे शैतान बुरी तरह उनको मार रहे थे और जोर जोर से हंसे जा रहे थे। उनका जादुई पानी भी खत्म हो गया था। अमित अपने त्रिशूल से उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। भयानक मंजर खड़ा हो गया था। उनके भयानक हाथों में डॉ विश्वजीत, उनके पिताजी और रतन फंस चुके थे। अब सिर्फ अमित के सामने सारे घेरा बनाकर उसे उकसा रहे थे, ताकि अमित के हाथों से त्रिशूल गिर जाए और उसे भी पकड़ लिया जाए। अमित ने आंखें बंद की और भगवान शिव का स्मरण किया। फिर ठीक से ध्यान केंद्रित के देखने लगा। सारे एक जैसे लग रहे थे, पर उनमें से एक था जिसकी आंखों में ज्यादा ही लाल चमकती रोशनी दिखाई दे रही थी। उसने हर हर महादेव बोल उस तरफ त्रिशूल को फेंका। वो जाके उसके मस्तिष्क में घुस गया। सारे शैतान हरिया की छायाएं मीट गई और त्रिशूल जाके ठीक असली शैतान हरिया को लगा था। त्रिशूल लगने से वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, फिर बुरी तरह भस्म हो गया। सारे शैतानी दरवाजे खुल गए, जहां से कई सारी महिलाएं मुक्त हो गई थीं। फिर चारों बाहर आए। उन सारी महिलाओं में नेहा भी थी। अमित ने उसको देखा। उसने भी अमित को प्यार से रोते हुए गले लगा लिया। अमित ने शैतानी दरवाजा खोल उन आत्माओं को त्रिशूल से दूर कर सबको भूतिया बस के बाहर निकाला। फिर गुरुजी ने बताया, मंत्र बोला और नीचे उतर गया। पूरी बस जल के खाक हो गई। उन मासूम महिलाओं की आत्माएं आकाश की ओर जाती हुई सबको दिखाई दी। सभी मुस्कुरा रही थी। उन्हें मुक्ति मिल गई थी।
फिर सारी बचाई हुई महिलाओं को उनके घर सही सलामत पहुंचा दिया गया, जिसमें मोहन की पत्नी और बेटी भी थी। कुछ दिनों बाद कोर्ट ने नेहा मिल जाने के बाद अमित को रिहा कर दिया, पर रतन को जेल में अभी भी 2 साल रहना था। अमित ने उससे पूछा था, तुमने चोरी क्यों की थी? उसने कहा था, एक गरीब बच्ची के इलाज के लिए उसने चोरी की थी। वो खुश था, भले उसको सजा हुई थी, पर उसने उस गरीब बच्ची की जान बचाई थी। मोहन को भी जेल से रिहा कर दिया गया था। उसकी पत्नी और बेटी उसे फिर से जिंदा मिल चुके थे। सजा काटने के बाद उसे अपने साथ काम पे रखने का अमित ने वादा किया और उस बच्ची की देखभाल का भी। अमित और नेहा अब अपनी जिंदगी में खुश थे। डॉ विश्वजीत और उसके पिताजी अब भी भूत प्रेत से मासूम लोगों को बचाते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी है तो हमसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।